ओके, नेक्स्ट उसी को लेके चलते हैं। एसएसएल की बात अगर मैं करूं तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर है बेसिकली। टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी की ही बात की जा रही है। तो यहाँ इसी एग्जांपल को समझाने के लिए अब आप समझें, एज्यूम करें, मैं एक मिनट कलर कॉम्बिनेशन, आप एज्यूम करें कि दिस इज बेसिकली योर जीमेल सर्वर। ये आप क्लाइंट हो, ठीक है ना। आप क्लाइंट से बेसिकली वेब पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, प्रोसेस वो ये सारा का सारा, ठीक है। ये आपका जीमेल सर्वर है, ठीक है। जिस तरह आप बेसिकली सेशन एस्टेब्लिश करते हो सर्वर के साथ, आप ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हो, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजर के जब आपका सेशन एस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद आप डेटा सेंड करते हो या रिक्वेस्ट करते हो कंटेंट्स का। इसी तरह ही होता है ना। लेकिन जब आप सिक्योर एनवायरनमेंट में डील करते हो तो आपका सेंट्रलाइज्ड पार्टी सीए बेसिकली इन्वोक होता है। तो इस केस में क्या करेगा जीमेल, उसी तरह अपनी पब्लिक की किसे प्रोवाइड करेगा, सीए को, सीए को प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। सीए क्या करेगा, ठीक है, अपनी प्राइवेट की के जरिए उस पब्लिक की को इनक्रिप्ट करेगा, डेफिनेटली टाइम स्टैम्प भी इन्वॉल्व होगा। तो एक सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। दिस इज बेसिकली योर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अब जब ए की रिक्वेस्ट आएगी एक्सेस के लिए, ए की वेब के पास रिक्वेस्ट आएगी, तो ये अपनी पब्लिक की बेसिकली नहीं शेयर करेगा, ये अपना सर्टिफिकेट शेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि ए और जीमेल दोनों के दोनों, क्लाइंट और जीमेल दोनों के दोनों ट्रस्टेड हैं सीए के साथ, ठीक है। तो ए क्या करेगा, बेसिकली सीए की प्राइवेट की के जरिए इसे इनक्रिप्ट करेगा। तो इसे जीमेल की क्या मिल जाएगी, पब्लिक की मिल जाएगी। ये मैं सेशन एस्टैब्लिशमेंट का प्रोसेस बता रहा हूं कि जीमेल के साथ सेशन एस्टैब्लिश किस तरह होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो ओवरऑल जब इसके पास वेब के पास आएगा तो ये अपने प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट करके उसे अंडरस्टैंड करेगा कि बेसिकली ए कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ए रिक्वेस्ट किस फाइल की करना चाह रहा है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपका ओवरऑल चलता है। तो दिस इज बेसिकली योर पीकेआई, ठीक है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर आप मेंटेन करते हो, ठीक है। सीए आप उसे कहते हो, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। इस चीज को आपने जहन में रखना। तो ओवरऑल थोड़ा सा इससे डिस्कस करते हैं। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ रोल्स। डेफिनेटली जब मैं सर्वर की बात करता हूँ तो सर्वर पे आप क्या डिफाइन करते हो, हर एक क्लाइंट का अपना अपना रोल होता है, हर एक क्लाइंट के अपने अपने राइट्स होते हैं, हर एक क्लाइंट के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। तो वो आप कहाँ डिफाइन करते हो, पॉलिसीज आप कहाँ डिफाइन करते हो, पीकेआई पे। हार्डवेयर से रेलेवेंट पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट पॉलिसीज, फिर क्रिएट करना सर्टिफिकेट्स को, मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, रिवोक करना, किसको, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, और पब्लिक की इंक्रिप्शन को देखना। ओवरऑल हमारे पास हो क्या रहा है, हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर रहे हैं, हम किसी न किसी लेवल पे इंटेग्रिटी को अचीव कर रहे हैं, हम किसी न किसी लेवल को पे ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। हैशिंग को हम किसी न किसी हद तक एक दो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें दो टेक्निक्स हैं, एक एमडी5 है, एक SHA-1 SHA-2, कुछ एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास जो कि यूज होते हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस क्या है, हैश फंक्शन इज अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल स्टेप्स। हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन भी देख चुके हैं और स्टार्ट में इसे विद एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया था। हैश हमेशा, जब आप किसी डेटा का हैश वैल्यू फाइंड करते हो तो वो फिक्स्ड साइज का हैश होता है, ठीक है ना। और सेम इनपुट के लिए हमेशा सेम ही हैश जनरेट होगा, ठीक है। तो हैश वैल्यू हम हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप जब किसी सर्वर पे फर्स्ट टाइम लॉग इन होते हो तो वो आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड के अगेंस्ट एक हैश बना के अपने रिपोजिटरी में बैकएंड डेटाबेस पे सेव कर देता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपना पासवर्ड दोगे तो वो अपने रिपोजिटरी में हैश के साथ आपका वो वाला पासवर्ड तो सेम होगा ना। जब आप डिफरेंट करोगे तो उसका डिफरेंट हैश जनरेट होकर रिपोजिटरी में रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हैश याद रखना सेम इनपुट का सेम ही होता है हमेशा, ठीक है ना। और हैश होता है, ठीक है, 28 बिट का नॉर्मली आप यूज करते हो। तो कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और एल्गोरिथम्स दैट यू कैन परफॉर्म ऑन सम इनपुट डेटा रिजल्टिंग इन अ, अब उस हैश वैल्यू को आप क्या कहते हो, फिंगरप्रिंट कह सकते हो। आप उस हैश वैल्यू को क्या कहते हो, डाइजेस्ट कह सकते हो। आप सिंपली उसे हैश भी कह सकते हो,
ठीक है ना। ये कुछ नाम हैं जो कि हैश वैल्यू के लिए आपके यूज होते हैं। हैश फंक्शनैलिटीज हैं कुछ, कैन बी यूज्ड फॉर प्रूविंग दैट टू थिंग्स। बेसिकली जब प्रूविंग की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है तो इट मींस हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी न किसी लेवल पे। ठीक है, आपके रिपोजिटरी में जो पासवर्ड पड़ा हुआ है उसका कंपैरिजन आपके इंटर किए हुए पासवर्ड के हैश के साथ उसका कंपैरिजन करना। तो ये टू थिंग्स आपको जो नजर आ रहा है ना, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो और उसे रिवील भी नहीं कर रहे, किसी को बता भी नहीं रहे। ठीक है ना, ये नहीं हैश वैल्यू का कंपैरिजन आप कर रहे हो, और हैश वैल्यू तो रीडेबल नहीं होती ना। ठीक है, ओके। अब हैशिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक होता है ये। क्या होता है ये? डिटर्मिनिस्टिक मीन सेम इनपुट ऑलवेज गिव्स द सेम आउट। जब आप सेम इनपुट दोगे, ठीक है, आप अगर पाइथन पे देखें तो MD5 का एक फंक्शन है, ठीक है ना, शॉ का एक फंक्शन है, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं। शॉ 128 है, शॉ 256 है, ठीक है, ये उसके वर्जन है मुख्तलिफ कि कितने बिट्स हैश आपके लिए जनरेट होगा। तो आप अगर देखें तो सेम इनपुट आप जब तक देते रहेंगे वो आपके लिए सेम आउटपुट जनरेट करेगा। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि हैशिंग आप सेम इनपुट के लिए हमेशा सेम आउटपुट जनरेट करेगा। क्विक है, ठीक है, हैशिंग शुड बी कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है और वेरी करता है। क्विक आप इस तरह नहीं कह सकते कि पेंटियम 2 पे उसके लिहाज से क्विक होगा, ठीक है, कोर 2 पे उसके लिहाज से क्विक होगा, कोर आई जो भी सिस्टम है, तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके एल्गोरिदम ने रन होना होता है। आपका एल्गोरिदम कुछ ना कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो आपके सिस्टम के स्पेक्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो शॉर्ट 256 अगर आप देखें, कंप्यूट्स इन मिली सेकेंड्स ऑन मॉडर्न सिस्टम सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये अगर रियल टाइम सिस्टम में मिली सेकेंड्स पे आपके लिए ऑपरेशंस कर रहा है, तो इट मींस इट्स मच मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू अदर हैश टेक्निक्स। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? गिवन द हैश इट शुड बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइनली टू फाइंड द ओरिजिनल मैसेज। आपने एक दफा हैश कैलकुलेट कर लिया तो आप उस हैश से दोबारा प्लेन टेक्स्ट फाइंड नहीं कर सकते, ओरिजिनल टेक्स्ट फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए आप इसकी एप्लीकेशंस अगर देखें तो वो है ही नहीं कि आप इससे दोबारा टेक्स्ट जनरेट करके देख सको। आपने अगर कंपैरिजन करनी है तो आपने उसी इनपुट का दोबारा हैश फाइंड करना है, और पिछले वाले जो इसी का हैश आपने फाइंड कर किया था उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है इसका। ठीक है ना, तो आप उसे इरिवर्सिबल नहीं बना सकते। देयर इज नो मैथमेटिकल मेथड टू रिवर्स अ SHA-256 हैश। इट वुड रिक्वायर ट्राइंग एवरी पॉसिबल। हाँ, एक एक है, एक मेथड है कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करो, तो इतना टाइम, ठीक है ना, कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब ये कि एग्जॉस्टिव सर्च आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपको हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देखना हो, तो फिर तो आप पहुंच ही सकते हो उसके। ठीक है ना, लेकिन आपके पास कोई ऐसी मैथमेटिकल एल्गोरिदम नहीं है कि आप उससे डायरेक्टली वो टेक्स्ट जनरेट कर सके। ठीक है, स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। अगर आप थोड़ी बहुत भी चेंज करते हो तो वो आपकी हैश वैल्यू में एक बहुत बड़ी चेंज क्रिएट करता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो ये आप पाइथन पे बहुत इजीली देख सकते हो। आप ABCD का हैश फाइंड करो MD5 के जरिए, फिर ABCDE का करो, ठीक है ना, तो आपको ऐसे डिफरेंस लगेंगे कि आपने एक कैरेक्टर नहीं चेंज किया किसी तरह। ठीक है, नॉट फिजिबल टू फाइंड टू डिफरेंट मैसेजेस विद द सेम हैश वैल्यू। ठीक है ना, अगर आप दो मैसेजेस के लिए सेम हैश जनरेट करना चाहें तो उसके लिए फिजिबल अप्रोच नहीं है। ब्रूट फोर्स अप्रोच के जरिए आप कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू एवेल्युएट ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर एक कैरेक्टर तक जाना होगा, हर एक बिट लेवल पे ऑपरेशंस करनी होंगी। आपके पास दो टेक्निक्स हैं मोस्टली जो यूज होती हैं, MD5 मैसेज डाइजेस्ट है, और सिक्योर हैश एल्गोरिदम है आपके पास 256। आप इजीली फंक्शंस यूज कर सकते हो। देखें, MD5 का फंक्शन आपने यूज किया, उसने आपके लिए ये वाला हैश जनरेट किया। ठीक है, फिर आपने शॉ 256 व्हाट टाइम इज, उसने आपके लिए ये वाला हैश जनरेट। ठीक है, ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स है। ठीक है, हम इसका प्रोसेस देखेंगे मैथमेटिकली नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लेकिन हमें तो बैकएंड पे चीजें समझनी है ना, तो वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है।
नाउ डिजिटल सिग्नेचर्स को अभी हमने डिटेल से देखना है कि डिजिटल सिग्नेचर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर्स को समझने की कोशिश करें। हमने एक आर्किटेक्चर डायग्राम के जरिए उसे समझने की प्रीवियस क्लासेस में कोशिश भी की थी, डिस्कस भी किया था। डिजिटल सिग्नेचर्स आर सिमिलर टू हैंड रिटन सिग्नेचर्स। आप जो डॉक्यूमेंट के नीचे सिग्नेचर करते हो ना, बेसिकली कंसेप्ट उसका वहीं से निकला है, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल्स, ठीक है ना। जब आप किसी पेपर पे सिग्नेचर करते हो तो उसका उस डेटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आप किसी चेक पे साइन करते हो, उसका उस कंटेंट्स के साथ इस तरह कोई ताल्लुक तो नहीं होता। आप इजीली वो सिग्नेचर सीख के कंटेंट्स चेंज कर सकते हो। आप एग्जैक्टली उसी तरह का सिग्नेचर कितने केसेस पकड़े गए और सक्सेसफुल भी हुए, ठीक है। तो ये चीजें जब आप डिजिटल सिग्नेचर में जाते हो तो सिर्फ सिग्नेचर नहीं होता, उस सिग्नेचर के साथ टाइम स्टैम्प भी होता है। उस सिग्नेचर के साथ वो मैसेज कंटेंट्स को मिला के एक सर्टिफिकेट जनरेट किया जाए। तो उस केस में अगर आप देखें पेपर पे जो आपने साइन किए हो, तो ऊपर के कंटेंट्स आप कल को चेंज भी कर सकते हो, आपको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। आप उसे कह सकते हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट पुराना है, साइन तो मेरे पास भी हुए हुए हैं नीचे। अगर कंटेंट चेंज है ना, मैंने कंटेंट चेंज टेम्पर किए हैं, आपके पास ओरिजिनल वाला पड़ा था, मैं आपके सामने लाया हूं कि डॉक्यूमेंट तो ये है, आप कहो कि मेरा वाला ओरिजिनल है, मैं कहूंगा इस पे भी तो साइन हुए हुए हैं, ये भी ओरिजिनल है। आप कहोगे इस पे भी स्टैंप है, मैं कहूंगा इस पे भी स्टैंप है। तो हम लड़ते ही रहेंगे, हम प्रूव नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है ना। जिस बंदे ने लिखा है, लेट्स सपोज आपका डॉक्यूमेंट भी उसी बंदे ने लिखा है, मैंने उसे थोड़ा पैसे दे के वही डॉक्यूमेंट दोबारा लिखवा लिया चेंज करके। तो हैंड रिटन भी आप अगर उसका फोरेंसिक भी करवा लो, तो हैंड रिटन तो एक ही बंदे का है, ठीक है ना, सिग्नेचर भी सेम है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर आपका होगा, वो आपके कंटेंट्स को साथ मिला के होगा, वो आपके टाइम स्टैम्प को साथ मिला के होगा, वो आपके बहुत सारी और वैल्यूज हेडर में मिला के एक डिजिटल सिग्नेचर आप करोगे। कल को अगर आप उसे चेंज कर देते हो, ठीक है, तो आप उसे प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। इट्स जस्ट लाइक मैंने काफी सारे गवाह बना दिए हैं, ठीक है ना, मैंने 7-8 बंदे गवाह बना दिए हैं, और उनके सामने मैंने एक एक डॉक्यूमेंट बेसिकली बना लिया। तो that identifies users, but it is an electronic verification of the sender. A digital signature एक हैश वैल्यू है बेसिकली। जब मैं टाइम स्टैम्प की बात हम करते हैं तो आप हैश वैल्यू को ही ध्यान में रखें। तो आपका सर्टिफिकेट जो होता है वो बेसिकली एक हैश वैल्यू ही होती है, that has been encrypted with the sender's private key। अब प्राइवेट की से हम क्यों इनक्रिप्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मुद्दा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट, हम एथेंटिकेशन कर रहे हैं सिर्फ। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली रिपुडिएशन के लिए, नॉन रिपुडिएशन के लिए यूज होता है। हम एथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, हम इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं, हैश वैल्यू भी तो है ना, हम इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी हमें इतनी नहीं चाहिए होती है, हाँ, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर को अगर आप देखें, डिजिटल सिग्नेचर आर यूज्ड इन सिक्योर शेल एसएसएल सर्टिफिकेट्स, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन्स। थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन उसकी तरफ हम जाएंगे तो नहीं, ब्लॉकचेन का कंसेप्ट आपको पता है ना, बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना। अगर आपको अगर मेरे पास एक नेटवर्क में, हम कितने नोड्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हम 9 नोड्स हैं। लेट्स सपोज हमने एक मैसेज सबके साथ शेयर किया है और वो मैसेज मेरा था, तो ब्लॉकचेन आपको ये कहता है कि ये मैसेज इस 9 के 9 नोड्स के पास रहेगा। मैं बड़े डमी वर्डिंग्स में कह रहा हूं, ऐसा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं इसके, ठीक है। सिंपल वर्डिंग्स में ब्लॉकचेन आपको ये कहता है कि जुल्फिकार साहब का ये मैसेज इन तमाम 8 के 8 नोड्स के पास पड़ा हो गया आपके पास। कल को मैं अगर इसमें चेंज करूंगा तो मुझे इस 9 के 9 नोड्स की अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है ना। अगर ये अप्रूवल मुझे नहीं मिलता तो मेरा चेंज करना, ठीक है ना, फजूल है, ठीक है ना, मेरा चेंज करना कोई मानेगा नहीं, ठीक है। तो मोस्टली बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन आप यूज करते हो, मोस्टली सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए अब लोग ब्लॉकचेन की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है, मोस्टली बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए लोग अब ब्लॉकचेन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक ही उसका प्रॉस बताया है, इसके और बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करता है। अच्छा, यूज फॉर क्रिएटिंग वैलिड ट्रांजैक्शन, साइनिंग ट्रांजैक्शन मैसेजेस टू मूव कॉइन्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक है ना, तो डिजिटल सिग्नेचर्स बेसिकली ये सारे के सारे रोल प्ले करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया, ये बेसिकली प्रिंटेड फॉर्म में आपके साइन है, आपके सिग्नेचर इस तरह भी हो सकते थे, अब इस तरह हो रहे हैं, अब आपकी हैश वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। ठीक है ना, तो ये जो कैलकुलेट हो रही है इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, इसमें आपकी कीज शामिल है, इसमें आपका डेटा शामिल है, इसमें आपका सिग्नेचर शामिल है, इसमें आपका टाइम स्टैम्प शामिल है, लेकिन यहां सिर्फ सिग्नेचर है, यहां सिर्फ नाम है, एज ए सिग्नेचर यूज हो रहा है। तो इसके कंटेंट्स बेसिकली उस सिग्नेचर का हिस्सा नहीं है। मैं कंटेंट्स को चेंज कर सकता हूं बड़ा इजीली, और सिग्नेचर अगर मुझे याद है तो मैं वही सिग्नेचर इजीली कर सकता हूं। बहुत से लोग इस तरह, काफी सारे उन्होंने सक्सेसफुल दो नंबरियां की हुई हैं। Okay, a digital signature is created by taking the message you want to sign and applying a mathematical formula with your private key. तो डिजिटल, जब मैं प्राइवेट की से इंक्रिप्शन की बात करता हूं तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि मैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। Anyone who knows your public key can mathematically verify your signature. जो आपकी पब्लिक की जानता है वो इजीली वेरीफाई कर सकता है। So anyone can independently validate that this piece of data was signed by the private key holder ऑफ द पब्लिक। तो ये बहुत दफा हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए देखें, यहां इसे स्प्लिट कर लेता हूं मैं। एक मेरे पास ए पार्टी है और एक मेरे पास बी पार्टी है। ए के पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की होगी ना, बी के पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की होगी। मैंने कुछ और नोट्स यहां शामिल कर लिए, सी डी और ई कर दिए। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इन तमाम नोट्स के पास बी की पब्लिक की है। अब मैं इसे डिजिटल सिग्नेचर के जुमरे में एक प्रॉब्लम यहां आपसे डिस्कस कर, मैं एज्यूम कर रहा हूं बी रिसीवर है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए के पास सी के पास डी के पास ई के पास बी की पब्लिक की है। ऐसा ही है ना, मेरी assumptions के मुताबिक ए ने भी बी को डेटा सेंड कर दिया है। ठीक है ना, ई ने भी डेटा सेंड कर दिया है, सी ने भी डेटा सेंड कर दिया है, डी ने भी बी को डेटा सेंड कर दिया है, तमाम ने बी को क्या किया है, डेटा सेंड। बी अगर ये जानना चाहता है, ठीक है, कि उसे डेटा किसने सेंड किया है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से उसे गुजरना है ना, उसके लिए उसे कोई डिजिटल सिग्नेचर चाहिए ना, उसके लिए उसे चाहिए कि ए का मैसेज उसे पता चल जाए कि ये ए का ही है। ए मुकर भी तो सकता है कल को। ई का मैसेज उसे पता चल जाए कि ई का है, सी का मैसेज उसे पता चल जाए कि सी का है। मेरी बात समझ आ रही है आपको ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज करते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर क्या करेंगे, क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, इसका मतलब एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होगी। आप उस पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर को याद रखें। ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अब क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर यूज हो रहा है, तो आप उस प्राइवेट की के जरिए आपने क्या किया, ठीक है, उस प्राइवेट की के जरिए इंक्रिप्शन की। ठीक है, मैं ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा हूं। आपने जब सेशन की को इनक्रिप्ट किया तो आपने एक हैश वैल्यू जनरेट की, और आप वो हैश वैल्यू फिर किस तरह बी के साथ शेयर करोगे, और बी अपने प्राइवेट की के जरिए उस डिजिटल सिग्नेचर, उस उस पैकेट को बेसिकली डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है ना? बेसिकली प्रोसेस वही है। मैं थोड़ा सा वर्डिंग्स में, सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने जो सर्टिफिकेट जनरेट किया है वो सर्टिफिकेट बी ए के साथ शेयर करेगा। ए बेसिकली क्योंकि ट्रस्टेड पार्टनर है सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, तो वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के प्राइवेट की के जरिए उस सर्टिफिकेट से बी के पब्लिक की एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना, या प्राइवेट की के जरिए, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर हम कर रहे हैं, और उस प्राइवेट की के जरिए इंक्रिप्शन हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे कि आप एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हो।
तो एथेंटिकेशन के प्रोसेस को हम, नीचे लिखा हुआ है कि हम एथेंटिकेशन के प्रोसेस को इन्वोक कर रहे हैं। हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमें एथेंटिकेशन मिल रही है डिजिटल सिग्नेचर से, मुझे नॉन रिपुडिएशन मिल रही है। नॉन एथेंटिकेशन मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना। नॉन रिपुडिएशन, कल को सेंडर मुकर ना सके, कल को अली ताहिर मुकर ना सके कि मैंने आपको ये मैसेज सेंड किया, ठीक है ना। इंटेग्रिटी मीन कि आपका मैसेज अगर दरमियान में चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसका पता चल सके, मैं उसे दिखा सकूं कि भाई आप चेंज नहीं, आपकी हैश वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसे ऑथेंटिकेट करवाऊं ही ना। जब आप पासवर्ड गलत देते हो तो वो आपको रोक लेता है ना, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब आपका हो रहा होता है, तो वो उसके पास आपके पासवर्ड की हैश वैल्यू पड़ी है ना, वो आपके इंटरनेट पासवर्ड की हैश वैल्यू कैलकुलेट करके जो उसके पास पड़ी हुई है हैश वैल्यू, उसके साथ कंपैरिजन उसका कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको ना। तो बेसिकली एश्योरेंस इज दैट द मैसेज हैज नॉट बीन मॉडिफाइड और करप्टेड। आपका मैसेज मॉडिफाई नहीं हुआ, आपका मैसेज करप्ट नहीं हुआ, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, मैसेज प्लस प्राइवेट की। क्योंकि मैं ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूं, मैं नॉन रिपुडिएशन की बात कर रहा हूं, मैं इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। ओवरऑल वैलिडिटी चेक करने के लिए आपके पास मैसेज भी, आपके पास देखें कितनी ऑप्शंस आ गई। मैसेज भी आ गया, डिजिटल सिग्नेचर भी आ गया, पब्लिक की भी आ गई। तो ये तीन चीजें आपके पास हैं उस सेंडर को वेरीफाई करने के लिए, उस मैसेज को वेरीफाई करने के लिए, उस सेंडर की वैलिडिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। वेट इंक ऑन पेपर, अब ये बार बार हम, वेट इंक ऑन पेपर मीन आप जो सिग्नेचर करते हो पेपर पे, उससे बेहतर ये कैसे है, हाउ डिजिटल सिग्नेचर्स आर बेटर, ठीक है। तो इसके बहुत सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस, द प्रॉब्लम विद अ वेट इंक सिग्नेचर इज दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा, इसके डेटा के साथ कोई कंसर्न ही नहीं होता। हालांकि उसी पेपर पे साइन हुए हुए हैं, लेकिन इसका इंटरनल लिंक है कोई डेटा के साथ। आप उस सिग्नेचर का फोरेंसिक करा के डेटा की वैलिडिटी तो नहीं फाइंड कर सकते ना, ठीक है ना। तो वो आप नहीं कर सकते। देयर इज नो वे ऑफ नोइंग इफ अ डॉक्यूमेंट हैज बीन टेम्पर्ड आफ्टर योर सिग्नेचर इज अप्लाइड टू द बॉटम। हम किसी तरह नहीं फाइंड कर सकते कि आपका डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड है, चेंज हुआ हो, ठीक है। योर सिग्नेचर कैन इजीली बी कॉपीड एंड रीयूज्ड विद अदर डॉक्यूमेंट्स। आपका सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ इजीली यूज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट दैट गुड ऑप्शन। डिजिटल सिग्नेचर आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है जिसपे आप सेंडर पे ट्रस्ट कर सको, ठीक है ना। आप अपने डेटा पे ट्रस्ट कर सको, आप अपने सर्टिफिकेट्स पे ट्रस्ट कर सको। In contrast, a digital signature is only valid for that exact piece of data, ठीक है ना, क्योंकि वो उस डेटा के लिए ही होता है। तो उस डेटा में चेंजेस कोई भी करेगा, टेम्पर करेगा, ठीक है, तो उसे वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो हैश कैलकुलेट किया है, तो जब आप चेंज करोगे तो वो हैश ही डिफरेंट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने सेव किए हैश को कैलकुलेटेड हैश के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो कंपेयर ही नहीं होगा, आप इंटेग्रिटी ही नहीं दे सकोगे। जब आप इंटेग्रिटी नहीं दे सके, इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट टैम्पर्ड है। इसी तरह ही है ना, any tampering with the message will result in a signature being invalidated. The digital signature is a one-time proof that the person with the private key really did approve the exact message. ठीक है, उस बंदे ने अपने प्राइवेट की के जरिए जो सिग्नेचर बेसिकली जनरेट किया है, वो उस डॉक्यूमेंट के लिए एक बेस्ट प्रूफ है। No one else in the world can create the exact signature unless they have private key. अगर उसके पास वो प्राइवेट की है तो फिर तो वो जनरेट कर सकता है ना, ठीक है। डेटा भी सेम है, प्राइवेट की भी सेम है, लेकिन प्राइवेट की हम एज्यूम करते हैं, जिस तरह हमने सीए और ए के दरमियान एज्यूम किया कि ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइवेट की किसी के पास, मेरा मेरा जो प्राइवेट बातें वो मैं ही जानता हूँ उसे, ठीक है, कोई और नहीं जानता उसे। ओके, the mathematical process of signing a message with a private key is actually
एन एनक्रिप्शन प्रोसेस। ओवरऑल ये इंक्रिप्शन के अम्ब्रेला में आता है। रिमेंबर दैट यू इनक्रिप्ट विद अ पब्लिक की एंड डिक्रिप्ट विद अ प्राइवेट की। हमने कहाँ किया था पब्लिक प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन से? एसिमेट्रिक अप्रोच में किया था। ठीक है, नॉर्मली हम वही फॉलो करते आ रहे हैं, नॉर्मली कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू अदर वे अराउंड। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि हम अदर वे अराउंड कर सकते हैं जब हमने डिजिटल सिग्नेचर्स पे जाना होगा। ओके, इट डजंट। ओके, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, आपके पास मैसेज है। ठीक है, उस मैसेज का आपने डाइजेस्ट फंक्शन के जरिए आपने हैश वैल्यू फाइंड की। हैश वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो उसे डाइजेस्ट आप कहोगे, दिस इज द हैश वैल्यू। आप अब इस हैश वैल्यू को इनक्रिप्ट करोगे प्राइवेट की के जरिए। ठीक है, अब आपके पास ये डेटा ट्रैवल कर रहा है बेसिकली, आप इसे डिक्रिप्ट करोगे पब्लिक की के जरिए। एक आपके पास एक्चुअल डाइजेस्ट वैल्यू है, एक आपकी एक्सपेक्टेड डाइजेस्ट वैल्यू है। आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे इंटेग्रिटी फाइंड करने के लिए। ओवरऑल डेफिनेटली मैसेज भी आपके पास आएगा, उसका डाइजेस्ट फंक्शन। देखें, आपने अपना भी तो डाइजेस्ट कैलकुलेट करना है ना। एक डाइजेस्ट आपके पास हेडर में आ रहा है, तो अपना डाइजेस्ट जो आपने कैलकुलेट हैश वैल्यू कैलकुलेट की है उसे रिसीव किए हुए हैश वैल्यू के साथ कंपैरिजन तो करना है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं टेम्परिंग नहीं हुई हुई। तो ये सारा प्रोसेस बेसिकली हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को? स्टेगनोग्राफी है, स्टेगनोग्राफी हम इसका कंपैरिजन भी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तारिक शाह आ जाओ।